students, welcome again to my YouTube channel Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology mentor. हमने शुरू की है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू की है NCERT क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज और इसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है द लिविंग वर्ल्ड और आज हमने चैप्टर शुरू किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत हम कहां पर डिस्कस करके आए हैं, चैप्टर 1 में भी इसके बारे में डिस्कशन करके आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या टर्म होती है वहां पे हमने इसको समझा था। ठीक है ना। अब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, इसको हम कोई आज से शुरू नहीं कर रहे हैं या कुछ टाइम पहले से शुरू नहीं कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन बेटा कब से शुरू हुआ है, जब एंशिएंट टाइम में जब लोग जब सिविलाइज्ड होना शुरू हुए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर करने लगे, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने लगे। उस टाइम पर भी लोगों ने जो उनके आसपास में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने अपनी नीड के बेसिस पे, अपनी नीड्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। उनकी नीड्स क्या थी, उनके लिए नीड्स थी उस टाइम पे फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की। उनके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बेटा एक तरीके से नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। और जो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया वो दिया हमारे एरिस्टोटल सर ने। ठीक है ना, उन्होंने कोशिश की सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने की, एरिस्टोटल सर ने। एरिस्टोटल सर को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल को एक अपने तरीके से उन्होंने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। जैसे कि अगर जब उन्होंने प्लांट्स की बात की तो उन्होंने बोला कि जो प्लांट्स हैं वो देखो बेटा, आप लोग भी देखोगे जैसे प्लांट्स आपको मेजोरिटी में मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो बहुत लंबे लंबे प्लांट्स हैं जो ट्री हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया। ये बड़े जो लंबे लंबे ट्री जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, उनको हम ट्री बोलते हैं। उसके अलावा आप लेमन का जो पेड़ होता है, झाड़ी जैसा होता है, या फिर जो बेर की अगर आपने झाड़ी सी देखी होगी, मतलब जो बहुत लंबे नहीं होते, बिल्कुल बहुत लंबे नहीं होते, बहुत छोटे होते, जिनका स्टेम भी छोटा होता है और स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, एक बुशी जैसा, झाड़ी जैसा बन जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम, उन्होंने एरिस्टोटल सर ने बोला उनको श्रब बोल दिया। जो लंबे लंबे थे उनको ट्री बोल दिया, जो बीच के थे इस टाइप के, मतलब कि ना जो बहुत बड़े थे और बिल्कुल छोटे भी नहीं थे, उनको उन्होंने श्रब बोल दिया। और जो बिल्कुल छोटे छोटे एकदम ग्रीन रहते हैं पूरा टाइम, ठीक है ना, उनको हर्ब्स बोला। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में रख दिया, हर्ब्स, श्रब और ट्री। ठीक है, तो उनकी मॉर्फोलॉजी को देखते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एरिस्टोटल सर ने। और दूसरा, अगर जब उन्होंने प्लांट्स को देखा तो जब उन्होंने एनिमल्स की बात की तो एनिमल्स को भी उन्होंने 2 कैटेगरी में रखा। एक तो उन्होंने बोला कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास में रेड ब्लड है, ठीक है ना, जिनके पास में रेड ब्लड है, कुछ वो एनिमल है, और कुछ ऐसे एनिमल है जिनके पास में रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, तो एनिमल्स को भी उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो रेड ब्लडेड एनिमल और दूसरे नॉन रेड ब्लडेड एनिमल। अब जो रेड ब्लडेड एनिमल थे उनको उन्होंने बोला इनेमा, ENAIMA, इनेमा, ई से याद रखना, ठीक है ना। और जो नॉन रेड ब्लडेड एनिमल थे उनको उन्होंने बोला एनेमा, ए से याद रखना, ए एब्सेंट, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास रेड ब्लड नहीं था, एनेमा। ठीक है, ये स्पेलिंग आपने याद रखनी है, ANAIMA, एनेमा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने कॉकरोच को अगर तुम देखोगे, कॉकरोच अगर मरता है ना तो आपको उसका ब्लड रेड नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। और भी जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं होता है, मोलस्क होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं। आगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप कॉकरोच से याद रख सकते हो कि उसके पास जो उसका ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से एरिस्टोटल सर ने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में रखा, रेड ब्लडेड एनिमल और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल, और प्लांट्स को 3 कैटेगरी में रखा, हर्ब्स, श्रब और ट्री। ठीक है, क्लियर यहां तक बात?
राइट। उसके बाद में बेटा आए हमारे कैरोलस लीनियस, ठीक है ना, कैरोलस लीनियस, इसके इनके बारे में आप पहले से अवेयर हैं क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में इनके बारे में काफी पढ़ के आए हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है ना। इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने टेक्सोनोमी में तो बहुत सारा काम किया, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा, ठीक है। तो इन्होंने बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने बोला कि मैं ऐसा करता हूं कि प्लांट्स और एनिमल जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उनको सबको हम कैसे करेंगे, एक तरफ प्लांट्स ले लेते हैं, एक तरफ एनिमल्स ले लेते हैं और उन्हीं में फिट कर देते हैं दोनों को, दोनों किंगडम में, ठीक है ना। और जो इन्होंने अपनी इस जो क्लासिफिकेशन का बेस रखा वो था इनका कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट में रख देंगे, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल्स में रख देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया। अब प्लांटी को जैसे प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब इन्होंने किस में रख दिए, प्लांटी में रख दिए। और एनिमेलिया में जैसे कि प्रोटोजोन्स हो गए, एनिमल्स बाकी सभी वो यहाँ पे एनिमेलिया में आ गए। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या आए, अब इन्होंने बेटा ये नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को इन्होंने अलग अलग नहीं रखा, ठीक है। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, ठीक है ना। तो खिचड़ी सी पक गई, कुछ क्लियर नहीं था, ठीक है। इसीलिए फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो जिनका नाम क्या है, अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूं, मैं इससे थोड़ा बेटर क्लासिफिकेशन देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो उन्होंने एक और किंगडम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया। तो अब हमें क्या मिल गए, तीन किंगडम मिल गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ बेटा, जो यहाँ पर प्लांटी और एनिमेलिया इन्होंने दिए वो प्लांटी और एनिमेलिया हमारे लास्ट तक रहेंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट हैं ये प्लांटी और एनिमेलिया हमारे हर किंगडम में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, यहाँ पर इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। अब प्रोटिस्टा में जो अमीबा, प्रोटोजोन्स थे, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है ना। अभी भी बैक्टीरिया का समझ में नहीं आ रहा था, बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा में रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लांटी में हमारे प्लांट्स, एल्गी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और फंजाई यहाँ पे आ गए, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन ये भी सही नहीं था। अब देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ रखे हुए हैं, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर दूसरे साइंटिस्ट आए और कोपलैंडसर, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, बोला कि अब ठीक हो जाएगा, मैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आया हूं। मोनेरा, इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया अब हमारे पास में हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया अब हमारे पास में हो गए चार किंगडम, ठीक है ना। अब ये चारों किंगडम, अब यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है ना, मोनेरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स को और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रख दिया, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रख दिए, ठीक है, प्लांटी के अंदर एल्गी, प्लांट्स, फंजाई रख दिया और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, बाकी एनिमल्स यहाँ पर एनिमेलिया में रख दिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंजाई और प्लांटी एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक एक साथ रखे हुए हैं, फंजाई अपना खाना नहीं बना सकती, ठीक है, ये हेट्रोट्रोफिक है और प्लांट्स ऑटोट्रोफिक है। तो इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बाद में फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि आर.एच. विटेकर सर ने दिया 1969 में। ये हमें ईयर बेटा याद रखना है क्योंकि ये ईयर हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, 1969, ठीक है ना। आर.एच. विटेकर और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, हम इसी क्लासिफिकेशन को अभी तक फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे और कोई नए क्लासिफिकेशन दे दे तो पता नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले इस पे देखा गया सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि ये देखा गया कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल प्रोकैरियोट है या फिर सेल यूकैरियोट है, ठीक है ना। क्योंकि मोनेरा के अंदर सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया,
ठीक है ना। मोनेरा के अंदर सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को रखा गया, इसीलिए यहाँ पे बाकी जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो दूसरे किंगडम्स में रखी गई, ठीक है ना। प्रोकैरियोट के अंदर, मोनेरा के अंदर कोई भी सिंगल यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में देखा गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एनिमल जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अब अगर मल्टीसेलुलर भी है तो वो उसमें टिश्यू है, लूज टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, तो इस टाइप से भी पूरा डिटेल में उसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोफिक है या हेट्रोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक में भी कीमोऑटोट्रोफिक है या फोटोऑटोट्रोफिक है, ठीक है। और हेट्रोट्रोफिक में भी पैरासिटिक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक है, मतलब किस टाइप से है, ये सारे न्यूट्रिशन भी कंसीडर किए गए। उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में एक और पॉइंट को कंसीडर किया गया, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि इवोल्यूशनरी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना क्लोज है और कितना दूर है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पर आर.एच. विटेकर ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि किन्होंने कब दिया, 1990 में। इस ईयर को भी बेटा याद रख लेना, 1990, क्योंकि लेटेस्ट बातें हैं, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, नई सी बातें हैं, 1990 की बात है, ठीक है ना। तो 1990 में कार्ल वूस ने एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया, बस सिर्फ इन्होंने जो मोनेरा था ना, मोनेरा को ब्रेक कर दिया बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में। इन्होंने मोनेरा को, क्योंकि यहाँ पर इसमें मोनेरा को जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया एक साथ रखे हुए हैं। मोनेरा के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया भी हैं और आर्के बैक्टीरिया भी हैं। लेकिन जो कार्ल वूस सर आए 1990 में, इन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया हैं ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, ठीक है ना। और ये एक नहीं है तो यहाँ पे मोनेरा से 2 बने, बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, और इनको प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, इनको इन्होंने कंबाइनली यूकैरिया बोल दिया, ठीक है ना। ये सारे चारों यूकैरिया हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्होंने 3 डोमेन बताई, हमें 3 डोमेन बताई। 3 डोमेन कौन सी, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, इनको हम ऐसे कंसीडर करते हैं, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर 3 डोमेन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और इन चारों को मिला के यूकैरिया, तो ये 3 डोमेन थी। अब इन्होंने 3 डोमेन देने का कारण क्या था, ठीक है। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने रिसर्च की, इनके जो राइबोसोम्स हैं उन राइबोसोम्स को स्टडी किया। राइबोसोम्स में भी कौन से राइबोसोम्स को, 16S राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, ठीक है। देखो आरएनए 3 टाइप का होता है, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो हम पढ़ लेंगे आगे, ठीक है ना। तो जो आरएनए होता है, ठीक है ना, मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है बेटा, ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है आरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है एमआरएनए, ठीक है। अब जो ये 3 आरएनए है, इन 3 आरएनए में से भी हम किस आरएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अब इस राइबोसोमल आरएनए के अंदर भी सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और इस सब यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं 16S सब यूनिट की, और जो 16S सब यूनिट है, ये इसकी जो सीक्वेंस होती है
वो कंजर्व होती है, ठीक है ना, वो बड़ी जल्दी से चेंज नहीं होती, ठीक है। कंजर्व सीक्वेंस है, मतलब कि बहुत लंबा टाइम इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसकी जो सीक्वेंस है वो फिक्स है, अभी भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, फिर चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत मिनिमल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी सीक्वेंस को स्टडी किया और इस सीक्वेंस से देखा कि जो बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया हैं इनकी सीक्वेंस अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। और इधर जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों की जो सीक्वेंस है 16S RNA की वो सेम है, ठीक है ना। इसीलिए इन चारों को उसने यूकैरिया में रख दिया और बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया, क्योंकि दोनों की जो 16S RNA सीक्वेंस थी वो अलग अलग थी। इसीलिए इन्होंने थ्री डोमेन इनको बोला था। 3 डोमेन मतलब कि बैक्टीरिया की 16S RNA सीक्वेंस अलग है, आर्के बैक्टीरिया की अलग है, यूकैरिया की अलग है। लेकिन अगर हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इनकी SRNA 16S RNA की सीक्वेंस देखते हैं तो इन चारों की सिमिलर है, ठीक है ना। इसीलिए ये चारों को क्या बोल दिया कलेक्टिवली, यूकैरिया बोल दिया, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा टोटल, हमने पूरे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया है। लेकिन इस चैप्टर में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिटेल में पढ़ना है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद में देखो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे केवल 3 क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम को कवर करेंगे, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ठीक है। ये 3 हमारे इस चैप्टर में कवर होंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है हमारे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हम अलग पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम 3 किंगडम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ओके। If you like this video, please like, share and subscribe this channel। बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम कंप्लीट करेंगे मोनेरा को, मोनेरा हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, एक बार आप एनसीईआरटी से रीड करना और देखना कि वो सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ना मेरे से, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास में और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।